स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोगों को भली भांति मालूम होगा कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से डिस्कशन करवाया जाता है। जो होमवर्क है वो हमारे टेक्निकल टीम के माध्यम से आप लोग के मध्य व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों के मध्य भेज दिया जाता है, जिसको पढ़ के आपको इस डिस्कशन को सुनना रहता है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। तो बिना देरी किए हुए आज का जो डिस्कशन है आज के करंट अफेयर्स से मेरे द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ भूमध्य सागर में पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है? ग्रीस की सेना के साथ किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे। दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे। सही। और वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा, वायु सेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा, थल सेना दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, कुष्ठ निवारण दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रहों का पहला बैच किसने लॉन्च किया है? यह अमेजन के द्वारा लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अमेजन के द्वारा। बताइएगा, हाल ही में सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया है? ऑपरेशन हॉक के तहत किया है। किसके तहत किया है? ऑपरेशन हॉक के तहत किया है। और बताइएगा, ऑपरेशन सहयोग किस संस्था के द्वारा चलाया गया है? भारतीय सेना के द्वारा चलाया। किसके द्वारा चलाया गया? भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। और बताइएगा, ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। सही जवाब है। बताइएगा, ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया गया? म्यांमार में भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 का शुभारंभ कहाँ करेंगे? ये मुंबई में करेंगे। कहाँ करेंगे? मुंबई में करेंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बीजिंग जानमान का उद्घाटन कहाँ करेंगे? केरल में करेंगे। कहाँ करेंगे? केरल में करेंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पहला विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह मोरक्को में स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा? मोरक्को में स्थापित किया जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किसने प्रारंभ की है? यह मध्य प्रदेश के द्वारा प्रारंभ की गई। किसके द्वारा प्रारंभ की गई? मध्य प्रदेश के। अब बताइए, केंद्र सरकार ने सोलर मिशन को किस राज्य के सहयोग से शुरू करने का प्रावधान किया है? यह मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, ग्रीन बजट किस राज्य के द्वारा पारित किया गया है? राजस्थान के द्वारा ग्रीन बजट पारित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 151 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और भ्रष्टाचार सूचकांक में 96 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में एंथनी अल्बानीज दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? ऑस्ट्रेलिया के चुने गए। सही जवाब हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? कैनबरा हो जाएगी। सही जवाब है। बताइएगा, हाल ही में ऑस्कर 2026 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसको चुना गया है? किस सिनेमा को चुना गया है? होम बाउंड को चुना गया। किसको चुना गया? होम बाउंड को चुना गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फिल्म अवार्ड हो जाएगा। बताइएगा, ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए होम बाउंड नामित की गई है, जबकि ऑस्कर 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? ओनेरा के द्वारा जीता गया है। ओनेरा के द्वारा जीता गया है। अनोरा हो जाएगा। अनोरा। बताइएगा, हाल ही में CAG की पहली राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण से GDP अनुपात वाला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? पंजाब राज्य हो जाएगा। और तेजाब दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों को 10,000 का आर्थिक मदद प्रति माह देने का प्रावधान भी पंजाब सरकार के द्वारा किया गया। और पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत सिंह मान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भगवंत सिंह मान हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा,
72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कहाँ की गई है? तेलंगाना हैदराबाद में। और जीती कौन थी? ओपल सुचाता के द्वारा जीता गया था। और ये किस देश से संबंधित हो जाएंगे? थाईलैंड से संबंधित हो जाएंगे। कहाँ संबंधित हो जाएंगे? थाईलैंड से। और विश्व में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? थाईलैंड में होता है, जो संपूर्ण विश्व का उत्पादन का एक तिहाई रबड़ उत्पादन करता है। और रबड़ किस पेड़ से प्राप्त किया? लेटेक्स पेड़ से प्राप्त किया जाता है। बताइएगा, हाल ही में WHO ने आयु अनुकूलन शहर के रूप में किसे मान्यता दी है? किस शहर को? कोझिकोड को दी है। और भारत का साहित्यिक शहर किसे घोषित किया है? कोझिकोड को ही घोषित किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। और बताइएगा, हाल फिलहाल में सबसे स्वच्छ शहर में 8वीं बार दूसरे स्थान को किस सुन लीजिए ना, दूसरे शहर का स्थान किस शहर के द्वारा प्राप्त किया गया है स्वच्छता में? सूरत के द्वारा प्राप्त किया गया। पहले स्थान पे तो इंदौर है, दूसरे स्थान पे सूरत, और तीसरे स्थान पे कौन सा शहर हो जाएगा? नवी मुंबई। सही जवाब हो जाएगा, नवी मुंबई हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ये तेलुगु का हीरो अभिनेता हो जाएंगे मोहनलाल के द्वारा। ऐसे पूर्ववर्ती में किनको दिया गया था? डिस्को डांसर, आई एम अ डिस्को डांसर, मिथुन दा को दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। हाँ, ये 53वां था। बताइएगा, हाल ही में वर्ष 2023 के लिए जारी यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 130वां स्थान। अभी जस्ट पूछे, 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। और शांति में भारत का स्थान क्या है? 115वां स्थान हो जाएगा शांति में। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी टी-सेट्स कहाँ प्रारंभ की गई है? यह नई दिल्ली में प्रारंभ की गई है। कहाँ प्रारंभ की गई है? नई दिल्ली शहर में प्रारंभ की गई है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत सरकार ने 3 साल की बातचीत के बाद किसके साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर किया है? ये ब्रिटेन यूके के साथ समझौता किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, ब्रिटेन जो है यूरोपीय यूनियन से कब बाहर हो गया था? 2020 में बाहर हो गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में ऑपरेशन गाइडोन्स चेरियोट्स प्रारंभ करने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? यह इजराइल के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? इजराइल के द्वारा की गई है। और इजराइल की राजधानी कहाँ है? यरूशलेम हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में आनंद कुमार वेल कुमार ने किस देश में विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किलोमीटर मैराथन में स्वर्ण पदक जीता है? चीन में जीता। और बताइएगा, राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का किस राज्य के द्वारा खिताब जीता गया है? ये केरल के द्वारा जीता गया। किस राज्य के द्वारा जीता गया है? केरल के द्वारा जीता गया। और हैंडबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक पक्ष में 7 ही होती है। और बताइएगा, बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। और रग्बी फुटबॉल में 15 होती है। जबकि फुटबॉल, हॉकी एवं क्रिकेट में 11 प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के कोच कौन है? गौतम गंभीर हो जाएंगे। जबकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अभी वर्तमान में कोच कौन है? अमोल मजूमदार हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? अमोल मजूमदार हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन से उथले पानी का पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज शामिल किया है? INS अर्नाला किया है। किसको सम्मिलित किया है? INS अर्नाला को सम्मिलित किया है। बताइएगा, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? लखनऊ में किया। और राजनाथ सिंह कहाँ से सांसद चुने गए हैं? लखनऊ से ही सांसद चुने गए हैं। बताइएगा, हाल ही में CBI ने किस ऑपरेशन के तहत 8 राज्यों में सिम धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ किया है? ऑपरेशन चक्र। सही जवाब है बबलू जी, ऑपरेशन चक्र हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट विजयक का संबंध किससे हो जाएगा? सीमा सड़क संगठन से हो जाएगा। BRO से हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन से हो जाएगा। 1960 इसके वर्तमान संतोष कुमार यादव है ना।
बताइएगा, हाल ही में ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई ने किसे मंजूरी दी है? फोन पे को मंजूरी दी है। किस ऐप को मंजूरी दी है? फोन पे को मंजूरी दी है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर कहाँ चलाया है? ये जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन केलर चलाया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में 100 T20I विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? अर्शदीप सिंह बन गए हैं। सही जवाब हो जाएगा। अर्शदीप सिंह आईपीएल में किस टीम से खेलते हैं? पंजाब किंग्स 11 पंजाब। नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया पंजाब का? तो करेंट, आज का जो करंट अफेयर्स था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का साइंस प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, समांतर नहीं, कोई टेंशन नहीं। बताइएगा, विद्युत हीटर की तार किसकी निर्मित होती है? नाइक्रोम की निर्मित होती है। और इसका गलनांक एवं प्रतिरोध क्या होगा? दोनों उच्च हो जाएगा। और बताइएगा, विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, शॉर्ट सर्किट से रोकने के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। विद्युत फ्यूज का गलनांक क्या होता है? निम्न। गलनांक निम्न होगा, प्रतिरोध उच्च होगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, विद्युत बल्ब में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। किसका प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, हेलोजन लाइट में किसके मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन और सोडियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम एवं टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। बताइए, स्ट्रेंजर गैस के नाम से कौन सी गैस प्रसिद्ध है? जेनॉन हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा, हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस अनुपस्थित है? अक्रिय गैस। रेडॉन अक्रिय गैस जो है वो हमारे वायुमंडल में अनुपस्थित हो जाएगी। और इसकी पूर्ति जो होती है ज्वालामुखी की उद्गार से होती है। हाँ, बताइएगा, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट तप्त होने से प्रकाश उत्सर्जित होती है। इसको क्या कहा जाता है? उद्दीप्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्दीप्ति। इंडक्टेंस कहा जाता है। बताइएगा, CFL का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लोरोसेंट लैंप हो जाएगा। हाँ, बताइएगा, विद्युत CFL का जो विद्युत बल्ब होता है उसकी दक्षता क्या होती है? उच्च होती है, ज्यादा दक्ष होता है। इसी के कारण ज्यादा प्रकाश बल्ब से ज्यादा होता है, इसीलिए प्रकाश उत्सर्जित अधिक करेगा। बताइएगा, विद्युत किसी अम्लीय या क्षारीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर घोल के अणुओं का आयन के रूप में विखंडन हो जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वैद्युत अपघटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैद्युत अपघटन कहा जाता है। बताइएगा, विद्युत धारा का कौन सा उदाहरण होता है ये वैद्युत अपघटन का? रासायनिक प्रभाव हो जाएगा। कौन सा उदाहरण हो जाएगा? रासायनिक प्रभाव हो जाएगा। बताइएगा, फेराडे नियतांक में का मान कितना होता है? 96,487 कूलाम पर मोल हो जाएगा। कूलाम पर मोल हो जाएगा। 96,487 कूलाम पर मोल। बताइएगा, सेल फोन का बैटरी जो होता है वो किसका निर्मित होता है? लिथियम आयन सेल का निर्मित होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, विद्युत सेल जो होता है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और बताइएगा, बैटरियों में कार में प्रयुक्त होने वाली बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल कितना प्रतिशत होता है? 35% होता है। कितना होता है? 35% होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, द्वितीयक सेल का प्रयोग किन किन उपकरणों में किया जाता है? मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि में किया। चार्ज किया जा सकता है, उसको द्वितीयक सेल करेंगे। और जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद चार्ज नहीं किया जा सकता, उसको प्राथमिक सेल कहेंगे। बताइएगा, मोटर कार बैटरी की वोल्टता समानता कितनी होती है? 12 वोल्ट होती है। कितनी होती है? 12 वोल्ट होती है। जिसमें अपना लोग बचपन में ना टीवी वी देखते थे तो बोलते थे ना 12 वोल्ट का बैटरी ले आओ। बताइएगा, चुंबक में है जो चुंबकीय रेखाओं का गमन जो होता है बाहरी परिदृश्य में किधर से किधर होता है? उत्तर से दक्षिण बाहरी परिदृश्य में होता है, जबकि आंतरिक परिदृश्य में दक्षिण से उत्तर होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, दो विपरीत जो ध्रुव होते हैं चुंबक में, उनके मध्य कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। समान रहेगा तो प्रतिकर्षण और विपरीत रहेगा तो आकर्षण बल हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय गुण दर्शाते हैं क्या कहलाते हैं? चुंबक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? चुंबक कहलाएंगे। बताइएगा, किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर
वह एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसे क्या कहा, इसे विद्युत का क्या कहा जाता है? चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। तो आज का जो दृष्टि पब्लिकेशन के मध्य आप लोगों को फिजिक्स से होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया था। अब आप लोग के मध्य शशिकांत जी आएंगे जो होमवर्क सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। जैन साथी एक बार फिर से आप सभी के बीच उपस्थित है। आज लुसेंट से शुरू करेंगे और जो भी होमवर्क दिया गया वहाँ से करवाए जाएंगे। और बहुत दिनों बाद आए हैं फिर से। लुसेंट लाइए ना, नहीं देख लुसेंट लाइए, कहाँ दे देते हैं लेकर। चलिए शुरू करते हैं। तब बताइएगा, इतिहास जो है प्राचीन इतिहास शुरू किया गया। आप लोगों को बताना है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, सही जवाब हेरोडोटस कहा जाता है। बताइएगा भारत जो है ना, भारत का अन्य नाम बताना आपसे, क्या 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 नाम है? जम्बूद्वीप। सही जवाब भारतवर्ष, आर्यावर्त हो गया, जम्बूद्वीप, ये सही नाम क्या है? भारत का नाम हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि बताइए प्राचीन में जो है ना किसने जो है ना भारत को सिंधु नदी के नाम पर जोड़ते, कौन जोड़ा था इसको सिंधु नदी के नाम पर? इसको ईरानियों ने नाम था। ईरानियों द्वारा क्या, जिससे इसको क्या कहे, जिसे हिंदू कहते थे इसको। ठीक है, जिसे वह सिंधु ना कर क्या कहा गया, हिंदू कहा गया और यहीं से नाम हिंदुस्तान पड़ा है इसका। सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन बताना, यूनानियों जो है ना इसको क्या कहा था? यूनानी इसको इंदे कहा था। यूनानियों ने इसको इंदे कहा और अरब इससे क्या कहा था? हिंद कहा। अरब भारत को हिंद कहा था। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर अंग्रेजों ने इसे क्या कहा? भारत को इंडिया का। ठीक है, इंडिया कहा। सही जवाब हो जाएगा। बताना है किस पर्वत श्रृंखला के देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटते हैं? विंध्य बांटता है। विंध्य, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है मध्य प्रदेश होते हुए बिहार तक आती है, वही भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। सही जवाब हो जाएगा। बताना है अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। सही जवाब कौन कौन हो जाएगा? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत हो जाएगा। सही जवाब 3 भागों में बांटा गया जो अध्ययन की सुविधा के हिसाब से। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार है, उसका कौन है? इसको जाता है ये क्रिस्टोफर सेलियर्स। ठीक है, क्रिस्टोफर सेलियर्स हो जाएगा। इन्हीं को जाता है जो इतिहास को कहाँ बांटा, ये 3 भागों में बांटने का श्रेय दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत जो है, कितना स्रोत है? 4 स्रोत हो जाएगा। ठीक है, और चारों स्रोत का नाम बताइए आप लोग फटाफट। पुरातात्विक अवशेष। ठीक है, सही जवाब है। देखिए सुनिएगा, धर्म ग्रंथ हो जाएगा, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और उसका पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य हो जाएगा। इन सभी चारों के माध्यम से क्या होता है? प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त की जाती है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन को चलता है, बताना आपको कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या हो जाएगा? वेद है। ठीक है, और पता ना वेद की संख्या कितना है? 4 को वेद, और वेदों का नंबर है, चारों वेद कौन कौन हो जाएगा? सही जवाब है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। और बताना सबसे बाद का वेद किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को। और सबसे पहला वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताना है कि बताइएगा वेद का जो है ना संकलनकर्ता कौन हो जाएंगे? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास जो क्या है? वेद के संकलनकर्ता हो जाएगा। बताइएगा वेद में जो है ना, वेद ये किसका उपदेश देता है? ये कुछ दिन पहले अथी का एक ध्यावाक भी था कुछ चीज का, वासुदेव कुटुंबकम का। वासुदेव कुटुंबकम का क्या था? ये उपदेश देता है, वेद से ही दिया जाता है। बताना अगला क्वेश्चन, भारतीय परंपराओं जो है ना वेद को जो है ना क्या मानती है? ये नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। भारतीय परंपरा जो वेद को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। सही जवाब है। और वेद 4 होते हैं, कौन कौन होता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन चारों वेद को जो है क्या कहा जाता है? वेद संहिता। ठीक है, इन चारों वेद को एक साथ वेद संहिता कहा जाता है। सही जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताना आप सभी को ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। और बता ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। और सूक्त कितना हो जाएगा? 1028 सूक्त है। और ऋचाएं कितना हो जाएगा? 10,462 ऋचाएं हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? ये होत्री कहा जाता है। ठीक है, होत्री कहा जाता है। बहुत अच्छा जवाब है। बताना आप सभी को कि
विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल जो है ना किसको समर्पित है? ये सूर्य देवता सावित्री को, सूर्य देवता सावित्री, तीसरा मंडल जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित हो जाएगा। और बता समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख इसे तीसरे मंडल में मिलता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए नौवां मंडल जो ये किसको समर्पित है? ये सोम देवता। और सोम देवता जो किसका देवता था? ये सोम है पशु, क्या कहते हैं वो? नहीं, प्राकृतिक देवता हो जाएंगे सोम देवता। अगला क्वेश्चन बताना है कि ऋग्वेद के जो है ना किस मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है? यह 8वें मंडल। सही जवाब। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया? खिल कहा गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा हो जाएगा? ये 10वां मंडल। और सबसे अंतिम कौन सा मंडल जोड़ा गया? पहला और 10वां। पहला और 10वां मंडल को सबसे बाद में जोड़ा गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन बताना है, बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताना ऋग्वेद को जो है ना किस मंडल में जो है चतुष्वर्ण समाज का उल्लेख है? मतलब 10वें मंडल में ही हो जाएगा, चतुष्वर्ण समाज का उल्लेख हो जाएगा। और बताना चतुष्वर्ण समाज में कौन कौन आते हैं? बताना आप सभी को। ब्राह्मण, क्षत्रिय। सही जवाब है। देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। देखिए ब्राह्मण का काम था उसमें शिक्षा, अध्ययन, शिक्षा फैलाना। और क्षत्रिय का काम था मतलब रक्षा करना, राज्य की रक्षा करना। उसके बाद हो गया आपको वैश्य हो गया, वैश्य का व्यापार में खेती बाड़ी करना हो गया। और जो शूद्र था ये ऊपर के तीनों वर्गों का सेवा करने का काम करता था उस समय। सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए ऋग्वेद में जो है किसका अधन्य जो है किसे कहा? अधन्य गाय को कहा, यानी कि ना मारे जाने वाली पशु। अधन्य का मतलब क्या होता है? ना मारे जाने वाले पशु। और उस समय जो अगर गाय की हत्या करता था उसको क्या सजा मिलता था? या तो उसको मृत्युदंड मिलता था या उसको देश निकाला दिया जाता था। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है या नहीं है? ब्रह्मा का उल्लेख है। और ब्रह्मा का उल्लेख है और आत्मा का नहीं हो जाएगा, आत्मा का उल्लेख नहीं होगा। ठीक है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है वर्तमान में प्राचीन ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ना ईसाई धर्म गुरु किसके जन्म वर्ष पर आधारित है? ये ईसा मसीह। ठीक है, ईसा मसीह। अब बताना ईसा मसीह के जन्म से पूर्व क्या कहलाता था? पहले ईसा पूर्व यानी कि बीसी कहलाता था, बिफोर द। ठीक है, बिफोर पढ़ा होता था। और बताना आपसे कोई ईसा मसीह के जन्म के बाद क्या कहने लगा? ठीक है, ईसा ईसवी जिसको कहा जाने लगा। ठीक है, बताना है आप सभी को। बताइएगा कि महात्मा बुद्ध इनका जन्म कब हुआ था? 563 में। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। सही जवाब है 483 ईसा पूर्व। पता ना उसी समय ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 1 एडी, पहला ईसा मतलब ना प्रथम ईसा हुआ इनका ईसा मसीह का जन्म। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना, हंसी मत। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास जो है ना अर्ली हिस्ट्री नामक पुस्तक में है। ये अर्ली हिस्ट्री पुस्तक किसका है? ये अर्ली हिस्ट्री विसेंट आर्थर स्मिथ का हो जाएगा। और ये जो अर्ली हिस्ट्री इसका प्रकाशन किस वर्ष किया गया? 1904 में किया गया। ठीक है, 1904 में किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को कि वामना अवतार के 3 देखिए सुनिए सबसे हो जाता है, हंसी मत। वामना अवतार के 3 पगों का है ना आख्यान प्राचीन भारत में किस में मिलता है? किस वेद में मिलता है? ये ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, वामना अवतार का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन के चलते हैं। बताइएगा किस भगवान को दक्षिण का जो है ना उपेंद्र, दक्षिण में उपेंद्र कहा गया था? वामन भगवान को। इसे वामन को दक्षिण में उपेंद्र भी कहा गया था। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना मंत्र का उल्लेख था? ये 250। और अग्नि के लिए कितना था? 200। देखिए ऋग्वेद में से इंद्र के लिए 250 मंत्र का उल्लेख था और उसके बाद अग्नि के लिए 200 हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि बताइएगा स्वसर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन किस वेद में है? ये यजुर्वेद में है। ठीक है, यजुर्वेद में। और पता है ना यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? औधर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद के औधर्यु, ऋग्वेद का होत्री कहते हैं और यजुर्वेद का औधर्यु कहा जाता है। तो दोस्तों प्राचीन हिस्ट्री का जो प्रश्न बन रहा सही करवा दिया गया। अब चलते हैं ज्योग्राफी की ओर। और ज्योग्राफी का आज आप लोग के बीच लास्ट क्लास होने वाला है और कल से फिर आपको इंडियन ज्योग्राफी फिर से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि बार बार जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक याद होने वाला नहीं है। तो चलते हैं जल्दी फटाफट। अच्छा ये निकल गया। तो शुरू करते हैं। बताना है, बताइएगा नाच गाकर अपने जीवन कमाने वाले दक्षिणी राजस्थान की जनजाति थी, उसका क्या नाम हो जाएगा? ये गार्सिया। गार्सिया जनजाति है जो कि राजस्थान की जनजाति है और ये नाच गाकर क्या करते हैं? अपना जीवन का निर्वाहन करती है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि
कि गोंड जनजाति के बोली बताइएगा, गोंड जनजाति के बोली में गीत को क्या कहते हैं? गीत को पाटा कहते हैं, गीत को पाटा कहते हैं, और गाने को क्या कहते हैं? बराना कहते हैं। गीत को पाटा और गाने को बराना कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि गोंड जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन सा हो जाएगा? इसका देखिए, दररिया कर्मा और सुआ, दररिया कर्मा और सुआ, ये जो है ना गोंड जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य हो जाएगा। बताना है कि कोरबा आदिवासियों में पुनर्विवाह को क्या कहते हैं? मयारी। ठीक है, कोरबा आदिवासियों में पुनर्विवाह को मयारी कहा जाता है, मयारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिरहो आदिवासियों का निवास स्थान कहाँ हो जाएगा? बिरहो आदिवासी का निवास स्थान कहाँ होगा? टंडा है, टंडा। बिरहो आदिवासी निवास स्थान टंडा हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है कि लोहा गलाना जो है किस जनजाति का एक पारंपरिक पेशा है? असुर। ठीक है, असुर जनजाति का क्या पारंपरिक पेशा है? लोहा गलाना हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? ये नीलगिरी यानी कि तमिलनाडु में ये निवास करती है। सही जवाब। नीलगिरी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को कि कौन सी जनजाति जो है ना पहाड़ी खाड़ियों की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? किससे? ये फंगो पर्व से, फंगो पर्व हो जाएगा। पता है बिल्मा नृत्य जो है किस जनजाति का? ये बिल्मा बैगा जनजाति का, बिल्मा नृत्य बैगा जनजाति का हो जाएगा। बताना भुंजिया जनजाति में रसोई घर को क्या कहा जाता है? ठीक है, लाल बंगला। भुंजिया जनजाति में रसोई घर को क्या कहते हैं? लाल बंगला कहा जाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। और बताना कौन सी जनजाति है, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? ये कमरा जनजाति, कमार जनजाति, कमार जनजाति है, इसका जो है ना पारंपरिक रूप से आजीविका के बांस पर आधारित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है किस जनजाति जो है ना लोहासुर को अपना देवता मानती है? कौन सी जनजाति है? ये अगरिया, अगरिया जनजाति जो लोहासुर को अपना क्या मानती है? ये देवता मानता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में कितने जाति को शामिल किया है? 15 को शामिल किया है। सही जवाब, 15 जाति को शामिल किया गया। बताना है देश में जो ना अनुसूचित जनजातियों की संख्या लगभग कितना से बढ़कर कितना हो गया? 705 से बढ़कर 720 हो गया। ठीक है, 705 से बढ़कर 720 हो चुका है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है कि चंगपा या चंपा जनजाति समुदाय मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर में। चंगपा या चंपा जो समुदाय है मुख्य रूप से लद्दाख या जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। सही जवाब है। बताना आप सभी को जाना पश्मीना ऊन जो ये किससे मिलता है? ये बकरी से निकाला, पश्मीना ऊन जो बकरी से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को कि जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में मतलब कहाँ से हुई है? आदि सागर में हुआ था। सही है, किस आदि सागर में, कहाँ से हुआ है? आर्कियोजोइक ईरा में हुआ है, आर्कियोजोइक ईरा से हुआ है। बताना अगला क्वेश्चन है भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह कौन सा हो जाएगा? निगरा होगा। ठीक है, निगरा था। और बताए भारतीय प्रजाति में सबसे अंत में आई कौन सी जनता आया था? नॉर्डिक। निगरा सबसे पहले आया था और सबसे अंत में कौन सा आया था? नॉर्डिक। ये जाति समूह होगा जो सबसे अंत में आया था। अगला क्वेश्चन बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत जो है किस प्रजाति से हुआ था? ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड एवं भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड एवं भूमध्य सागरीय जो है ना जातियों से हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुआ था। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार एवं त्रावणकोर व कोच्चिन की पहाड़ी में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति हो जाएगी? निग्रिटो जनजाति है, निग्रिटो जनजाति होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम भारत के लोग जो है ना वहाँ पे कौन सी जनजाति पाया जाता है? उत्तर पश्चिम भारत में नॉर्डिक जनजाति, नॉर्डिक जनजाति पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताना कौन सी जनजाति जो है उत्तर भारत की उच्चतम जनजाति है? ये भूमध्य सागरीय। ठीक है, भूमध्य सागरीय जनजाति जो है उत्तर भारत की उच्च जनजातियां हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आदिवासियों का प्रमुख पर्व सरहुल जो है ना ये कब मनाया जाता है? सरहुल कब मनाया जाता है? ठीक है, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है और ये झारखंड का पर्व होगा। सरहुल कहाँ का पर्व है? ये झारखंड का पर्व हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि बताइएगा आदिवासी दुनिया में हैंड हंटर के मतलब कौन से आदिवासी जो है कि हैंड हंटर के नाम से जाना जाता है? ये कोनियाक होगा। कोनियाक जनजाति जो कि ये नागालैंड जनजाति पर होती है, जो कि क्या इसको हैंड हंटर के नाम से जाना जाता है। ये मानव का शिकार करता था ना उस समय, इसलिए इसको हेड हंटर कहा गया था। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है कि कोनियाक जनजाति को भारत के साथ साथ मतलब कि कहाँ की नागरिकता प्राप्त है? इसको म्यांमार की नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। म्यांमार का भी नागरिकता इसको प्राप्त है। तो दोस्तों जो भी आज का प्रश्न बनना था ज्योग्राफी का उसको भी करवा दिया गया। अब चलते हैं विविध की ओर और विविध में चल रहे हैं और आज आपको नोबेल पुरस्कार की ओर चलते हैं। नोबेल पुरस्कार बताना है नोबेल पुरस्कार जिसका शुरुआत किस वर्ष से हुआ है? 1901। ठीक है, 1901 से शुरुआत हुआ। और बताना आपको नोबेल पुरस्कार जो किस जगह पे दिया जाता है? ये स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है।
और एक जो है अर्थशास्त्र है। ये अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ये स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया था, शांति का ओस्लो में दिया देखिए ये भी यहीं पे स्टॉकहोम में दिया जाता है, और एक शांति है ना उसको कहाँ दिया जाता है? ये ओस्लो में दिया जाता है। सही जवाब है। बताना नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अर्थशास्त्र के क्षेत्र में से घोषणा किस वर्ष हुआ था? ये 1967 में घोषणा हुआ था, और दिया कब जाने लगा? 1969 से। ठीक है, 1969 से दिया जाने लगा। अगला क्वेश्चन बताना है, रविंद्रनाथ टैगोर को जो है ना ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसे किस रचना के लिए दिया गया था इनका? गीतांजलि। सही जवाब है, गीतांजलि की रचना के लिए दिया गया। और किस वर्ष दिया गया था? 1913 में दिया गया। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि सीवी रमन को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया किसके लिए दिया गया था इनको? रमन प्रभाव। ठीक है, सही जवाब। रमन प्रभाव की खोज 1928 में रमन प्रभाव का खोज किए थे, और 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। सही जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है। बताना कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? ये हरगोविंद खुराना को दिया गया। और किस वर्ष इनको दिया गया था? 1968। हरगोविंद खुराना को कब मिला है? 1968 में, और कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को कि मदर टेरेसा इनको कब मिला था? ये 1979। सही जवाब है, मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और बताना मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में दिया गया था? ये समाज सेवा संबंधित कार्यों के लिए, और शांति का नोबेल पुरस्कार मिला इनको। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताना आपको सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी हैं, इनको जन किस कारण किसके लिए दिया गया था इनको नोबेल पुरस्कार? ये चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए, और भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया इनको। और किस वर्ष मिला था? ये 1983। सही जवाब है, 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बताना अर्थशास्त्र में जो एक अमर्त्य सेन है इनको भी नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। किस वर्ष दिया गया इनको? ये 1998 में। ठीक है, 1998 में दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि BS नायपॉल है, इनको कब दिया गया? 2001 में दिया गया। और किसके लिए दिया गया इनको? साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन बताना है कि वेंकट रामकृष्ण इनको कब दिया गया? 2009 में दिया गया। और रसायन विज्ञान का इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताना कैलाश सत्यार्थी है, इनको कब दिया गया? 2014 में दिया गया। और कौन सा पुरस्कार था इनको? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। बताइए इनके साथ में एक और व्यक्ति को दिया गया था, महिला थी, मलाला यूसुफजाई थी, जो महिला थी जो सबसे कम उम्र की महिला हो जाएगी। और इनको भी 2014 में इन्हीं के साथ में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अभिजीत बनर्जी हैं, इनको कब दिया गया नोबेल पुरस्कार? 2019 में दिया गया। और किस क्षेत्र में दिया गया इनका? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। अगला क्वेश्चन बताना है, गांधी जी को जो ना कितना बार नोबेल पुरस्कार दिया गया? हम क्या बोले, कितना बार दिया गया? एक बार भी नहीं दिया गया, लेकिन नामित कितना बार किया गया है? 5 बार नामित। देखिए 1937, 1938, 1939, 3 बार तक कंटिन्यू था, और उसके 1947 और 1948 5 बार, टोटल 5 बार नामित किया गया, लेकिन दिया एक बार भी नहीं गया नोबेल पुरस्कार। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसके पुण्यतिथि पर प्रत्येक 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? ये अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल का पुण्यतिथि होता है 10 दिसंबर को, और उसी दिन प्रत्येक व्यक्ति मतलब सभी व्यक्ति प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है जिसका नाम आता है। अगला क्वेश्चन बताना है, अब तक जो है ना कितने व्यक्ति को है ना मतलब कितने बार मृत व्यक्ति को भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है? 2 बार दिया जा चुका है। 2 बार दिया जा चुका है। और बताना है कि पहली बार जो है किसको दिया गया मृत में ये नोबेल पुरस्कार? ये 1931 में। सही जवाब है, लेकिन दिया किसको गया बताइए ना? एरी एक्सेल कार्ल फल्डट। एरी एक्सेल कार्ल फल्डट हो जाएंगे, जिनको 1931 में पहली बार मरणोपरांत इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और बताना दूसरी बार जो है ना किसको दिया गया था? ये डैग हैमरशोल्ड होगा, और 1961 में 30 साल बाद, फिर दोबारा 30 साल बाद ही दिया गया था, और हैमरशोल्ड को दिया गया मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार। सही जवाब हो जाएगा। और उसके बाद बंद कर दिया गया मरणोपरांत दिया जाना। तो हाँ 1974 में फिर बंद कर दिया गया। तो चलते हैं, अब जो भी लुसेंट का होमवर्क दिया गया इसको अच्छे तरीके से समाप्त करवा दिया गया। अब आगे की ओर देखते हैं, SPD के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था उसको देख लेते हैं फटाफट। तो बताना आप सभी को, बताना कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? ये वैशाली को बनाया। सही जवाब, वैशाली को बनाया था। अगला क्वेश्चन बताना है कि बुद्ध से संबंधित है। बताना आप सभी को, बुद्ध भगवान जो गर्भ में आने का इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। जब इन गर्भ धारण हुआ था इनका, तो क्या इनका प्रतीक चिन्ह था? हाथी हो जाएगा। और जब गिरी का त्याग कर दिए थे तब इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। देखिए यार, घोड़ा सही जब पहले सभी लोग क्या करते थे, जाते थे, जब ये गिरी त्याग किए होंगे तो घोड़ा सही गए होंगे, तो गिरी त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा हो गया। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए यौवन यानी यौवन अवस्था का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? सांड हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, देखिए
यौवनावस्था, जब जवान होता है लोग तो देखते हैं कि सांड की तरह से ताकत भरा रहता है, इसलिए याद रखिए सांड प्रतीक चिन्ह था उस समय का। अगला क्वेश्चन बताना है कि समृद्धि का प्रतीक चिन्ह क्या था उनका? शेर। शेर। गौतम बुद्ध का समृद्धि का प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर हो जाएगा। और अपना जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल एवं सांड। जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल एवं सांड था। और ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष या फिर पीपल का वृक्ष। बोधि वृक्ष या फिर पीपल का वृक्ष हो जाएगा, जो क्या है ये ज्ञान का प्रतीक हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान का प्राप्ति इनको ना बोधि वृक्ष के नीचे ही प्राप्त हुआ था। सही जवाब है। और मृत्यु का प्रतीक क्या हो जाएगा? स्तूप। स्तूप हो जाएगा। और बताना है कि जब महात्मा बुद्ध जब मृत्यु हुआ था, इनके स्तूपों को कितने जगह स्तूप बनाया गया था? 8 स्तूप बनाया गया। 8 स्तूप बनाया गया। सही जवाब है। बताना है अगला क्वेश्चन है, गृह त्याग का प्रतीक पूछे थे, घोड़ा हो जाएगा। और निर्माण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह होगा। ठीक है, पद चिन्ह। बताना है कि ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड होगा, जिसी को वृषभ बोलते हैं। वृषभ भी इसी को बोला जाता है। पता नेमिनाथ है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? शंख था। और महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह। सिंह होगा जो महावीर का प्रतीक चिन्ह। बताइए अजित नाथ है, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी हो जाएगा। और एक पार्श्वनाथ इनका सर्प। पार्श्वनाथ क्या हो जाएगा? सर्प, इसका प्रतीक चिन्ह था। अगला क्वेश्चन है कि शांतिनाथ है, इनका प्रतीक चिन्ह शांति। हिरण शांत होता है, इसलिए शांति हो जाएगा, प्रतीक चिन्ह था। सही जवाब हो जाएगा। पता है मौसमी घटनाएं घटती है किस मंडल में? क्षोभ मंडल। मौसमी घटनाएं कहाँ घटती है? क्षोभ मंडल में घटती है। अगला क्वेश्चन है कि वायुयान तथा जेट विमानों की उड़ानों के लिए उपयुक्त कौन सा मंडल था? ये समताप मंडल था। ठीक है, समताप मंडल था। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों के अवशोषण करती है, कहाँ पाया जाता है? ये समताप मंडल इसको बोलते हैं, लेकिन ओजोन मंडल दिया है, ओजोन मंडल होगा। देखिए समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है, इसलिए ओजोन अलग दिया गया, लेकिन समताप मंडल होगा, समताप मंडल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताना है हमें रेडियो, रडार, टेलीफोन तथा टेलीविजन की सुविधा प्राप्त होती है, ये किस मंडल के द्वारा? ये आयन मंडल द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, आयन मंडल। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं किस मंडल में? पहाड़ी मंडल। तो पृथ्वी के सबसे पहाड़ी मंडल में परिक्रमा किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है गौतम बुद्ध थे, इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता का। और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध का एक पुत्र हुआ था, उनका नाम क्या था? राहुल हो जाएगा। ठीक है, राहुल था। पता ना आप सभी को कि गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? महामाया। महामाया हो जाएगा। और इनकी जो दूसरी माता थी, यानी जिसे मौसी बोलते हैं, उसको प्रजापति गौतमी हो जाएगा। सही जवाब। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। देखिए गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। और वहीं पे एक और जैन धर्म वाले कौन है? महावीर की पत्नी ही थी, उसका नाम यशोदा है। पत्नी ही दोनों, हाँ दोनों की पत्नी ही है। एक है महात्मा बुद्ध की यशोधरा और उनमें यशोदा ही हो जाएगा सीधा। अगला क्वेश्चन बताना आपसे को कि इनका सारथी जो था, इनका क्या नाम था? चन्ना या फिर कत्थक। घोड़ा को इनका सारथी, पीढ़िया का सारथी कहा गया था, चन्ना हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन है क्या पीढ़िया पर घोड़ा इनका कत्थक था और सारथी इनका चन्ना हो जाएगा। ठीक है, बताइए प्रथम गुरु जो था इनका कौन थे? आलार कलाम। गौतम बुद्ध के बारे में पूछ रहे हैं, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम हो जाएंगे। और बताना अगला क्वेश्चन है कि इनका जो कुछ राजा था, शिष्यता बना था, बताएगा नाम? बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत एवं उदयन। ये सभी जो था ना, गौतम बुद्ध क्या था? ये प्रमुख शिष्य राजा थे, राजा शिष्य थे। ठीक है, अगला बताना आप सभी को लक्षद्वीप जो है ना किस सागर में पड़ता है? ये अरब सागर में पड़ता है। सही जवाब, अरब सागर में लक्षद्वीप पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप सभी को भारतीय राजा जो कौन थे, जिसे बताइए फिर सुनिए, भारतीय राजा कौन थे जिसने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? ये महेंद्र प्रताप हो जाएंगे। सही जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात जो है ना, आपाती स्थिति में दौरान कौन सा अधिकार निलंबित रहता है? ये मूल अधिकार निलंबित होता है। और किस अनुच्छेद को छोड़ कर ये होता है? 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित कभी नहीं किया जा सकता, चाहे कुछ हो जाएगा, 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना पाटलिपुत्र नगर जो है किन दो नदी के संगम पर है? गंगा और सोन। गंगा और सोन के संगम पर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अस्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर के समय लगाया था? ये लॉर्ड कर्नवालिस समय आया था। और किस वर्ष आया था? ये 1793 में। ठीक है, 1793 में लागू किया गया था। बताइए हड़प नीति जो है ये कौन अपनाया था? ये डलहौजी। हड़प नीति डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताना है कि बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था किसने लागू किया था? ये देखिए लॉर्ड क्लाइव लागू किया था। और इसको हटाया कौन था द्वैत शासन बंगाल में? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, देखिए पहले गवर्नर बन के आया था ये लॉर्ड क्लाइव, और ये क्या है बंगाल में द्वैत शासन लगा दिया। उसके बाद गवर्नर जनरल बन के आया बंगाल का कौन? वारेन हेस्टिंग्स। और वो क्या गया द्वैत शासन को हटा दिया। सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बताना है कि मिन कैंप के लेखक कौन है? मिन कैंप, ठीक है, एडोल्फ हिटलर। मिन कैंप के लेखक एडोल्फ हिटलर हैं, सही जवाब हो जाएगा। मतलब कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और वहीं पूछे गई, ठीक है, 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और बताना है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 की कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और बताना आप 1925 एक साल पहले क्या था? 1924, उसका अध्यक्षता कौन के थे? वाह वाह, बहुत सही जवाब है। बेलगांव अधिवेशन 1924 का कौन के थे? महात्मा गांधी के द्वारा, एम के गांधी। और एकमात्र अधिवेशन था जो महात्मा गांधी ने किए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। बताना आप सभी को कि महमूद गजनवी जो है भारत में कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया, ठीक है, 17 बार आक्रमण किया। और यहाँ से जो भी खजना सबको लूट के लेके चला गया था। और अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? इसका जाटों के विरुद्ध था। 1026 में क्या था? 27 में, ठीक है। 1025 में सोमनाथ में लूट के ले गया था। और जब ये सोमनाथ लूट के ले जा रहा था उस समय जो है ना, इसमें जाट ने हमला किया और कुछ धन उसे छीन लिया। उस समय इसके पास बहुत सारा धन था, उसने छोड़ दिया इसको, पहले चल गया, धन रखाया, वापस आया, जाटों को निपटा कर फिर चला गया। ये अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, लोकसभा में कोरम का संख्या जो कितना होता है? 1/10। अभी पूछेगा टोटल संख्या में क्या बोलिएगा? 55 होगा। 550 में 1/10 से भाग दीजिएगा, 0 कट जाएगा, बचेगा 55, इसलिए 55 को संख्या होगा। और भाग हम कहेगा 1/10 भाग हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताना है हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया? दूसरा राजधानी कन्नौज को बनाया, ठीक है, कन्नौज को बनाया। पहला कहाँ था? थानेसर, ठीक है, पहला थानेसर, दूसरा कन्नौज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण संस्था भारत में कहाँ है? ये हैदराबाद में, ठीक है, राष्ट्रीय पोषण संस्था ये हैदराबाद में पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। बताना है आपको राज्यसभा में के जो 1/3 सदस्य प्रति वर्ष कितने वर्ष में जो है ना, कितने वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष में ये अवकाश ग्रहण करते हैं, 1/3। और बताना है राज्यसभा का सदस्य जो है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। सदस्यों का छोड़ना, सदस्य ही तो बोले, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि एक अस्थायी सदस्य है और एक लोकसभा होता है, एक अस्थायी सदन है, जिसके कारण इसका क्या 5 वर्ष में इसका विघटन होना तय है, समझ गया। और विघटन उसका ऐसे भी हो जाता है, जब उसका क्या होता है, जब बहुमत नहीं रहेगा तो विघटन होना ही है। अगला क्वेश्चन बताना है, टमाटर में जो लाल रंग होता है किस कारण से? लाइकोपिन के कारण। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा कि उच्चतम कोयला भंडार वाला राज्य कौन सा है? झारखंड। झारखंड कोयला, उच्चतम कोयला भंडार झारखंड। एंथ्रासाइट होता है ना, तो देखिए भंडार में पूछ रहे हैं, ठीक है, कोटि पूछे, उच्चतम कोटि का कोयला कहाँ होता है? वो जम्मू कश्मीर में होता है। एंथ्रासाइट कोयला होता है सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। और कोयला का भंडारण में पहला स्थान झारखंड रखता है। और वही कोयला के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, सही जवाब, बहुत अच्छा जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताना मराठा में जो है ना चौथ एक प्रकार क्या? चौथ एक प्रकार कर था, ठीक है, एक टैक्स था। और अभी तो जीएसटी का रेट घट गया, 22 तारीख आज है ना, आज से रेट घटा है, समझे ना। अभी सामान मान लीजिएगा थोड़ा कम घटा है, इलेक्शन चल रहा है ना। अगला क्वेश्चन बताना है कि बैरोमीटर का पारा अचानक गिरता है तो क्या आता है? आंधी तूफान आएगा। और एकाएक जो है मतलब धीरे धीरे जाएगा तब वर्षा होगा, और धीरे धीरे ऊपर चलेगा तब मौसम साफ होगा, ठीक है, मौसम साफ हो जाएगा। बताना है बिहार का शोक नदी कौन सा हो जाएगा? कोसी नदी हो जाएगा। और बंगाल का शोक दामोदर नदी हो जाएगा, ठीक है, अच्छा जवाब है। पता है ज्योति तीव्रता है, इसका मात्रक क्या है? कैंडला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है, सही जवाब। और ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, ठीक है, केल्विन होता है। बताना आप सभी को जवाब देना है, ज्वार एवं भाटा है ना किसके गुरुत्वाकर्षण कारण आता है? चंद्रमा एवं सूर्य, ठीक है, चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण कारण ज्वार और भाटा। और बताना ज्वार और भाटा कहाँ आता है? समुद्र में आता है, ठीक है, समुद्र में आता है, ठीक है, अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन, गलसुआ रोग जो होता है ये किसके कारण होता है? ये विषाणु से होने वाला रोग, विषाणु से होने वाला रोग है, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना, शीशा जो है ना, शीशा ये किसका मिश्र धातु है? ये रेत एवं लवण का, रेत एवं लवण का मिश्र धातु हो जाएगा, ठीक है, रेत एवं लवण का मिश्र धातु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तुलबुल परियोजना है किस नदी पर? झेलम नदी पर। और किस राज्य में पड़ता है? जम्मू कश्मीर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है, डिंडवाना झील जो है ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। डिंडवाना झील राजस्थान में। और बताइए खेची और पलटी झील कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। खेची और पलटी झील कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, सही जवाब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की, बताइएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया? ये 1962 में इनको भारत रत्न दिया गया, 62 अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को,
कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाया जाता है। सही जवाब है बताइए। विश्व दूर संचार दिवस ये 17 मई को मनाते हैं। सही जवाब 17 मई को। अगला क्वेश्चन है कि रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ है? ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ग्वालियर मध्य प्रदेश। और भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? मोढेरा। इसका नया नाम क्या है? नया नाम बताइए। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा, जो कि अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताना है कि मोदी जी भी गुजरात के हैं, पता है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कुका आंदोलन जो है ना, गवर्नर किस गवर्नर जनरल के समय हुआ कुका आंदोलन? ये नॉर्थ ब्रुक के समय, नॉर्थ ब्रुक के समय हुआ था। सही जवाब है बताइए। अगला क्वेश्चन है कि संसद भवन का उद्घाटन जो है किस गवर्नर के समय हुआ था? ये लॉर्ड इरविन के समय उद्घाटन पूछ रहे हैं। लॉर्ड इरविन के समय हुआ था और ये 1927 में हुआ था। 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन किया गया। बताइए गांधी जी ने यंग इंडिया का प्रकाशन किस वर्ष किए थे? 1919। यंग इंडिया का प्रकाशन 1919 में हुआ था। बताइएगा सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बाउकेफला। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बाउकेफला था। तो दोस्तों हाँ ठीक है। तो दोस्तों जो भी एसपीटी का होमवर्क बन रहा था सभी करवा दिया गया। अब चल रहे कॉस्मोस यानी सार संग्रह के माध्यम से जो भी होमवर्क आप सभी के बीच में दिया गया था उसको देख लेते हैं फटाफट। और राजभाषा ना अच्छा टॉपिक है आज, राजभाषा। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताना आपको, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये 1955। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन अनुच्छेद 344 के अंतर्गत किया गया था और 1955 में किया गया। और किसके अध्यक्षता में किया गया था? बीजी खड़े की अध्यक्षता में। पूछता है कभी कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन की प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्या होगा? बीजी खड़े। बीजी खड़े और 1955 में इसका स्थापना किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन बताना आप सभी को कि 8वीं अनुसूची में जो है ना, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा को शामिल किया, टोटल 22 भाषा से पूरा गया। केमा संविधान संशोधन द्वारा 22 भाषा पूरा दिया गया? 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 गो भाषा को जोड़ा गया है। कौन कौन सा? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इस चारों भाषा को जोड़ते ही टोटल भाषा कितना हो गया? 22 हो गया। देखिए मूलतः संविधान में कितना भाषा था? 14 का भाषा था। और जबकि 15वां भाषा कब जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 में कब जो सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। उसके बाद 3 और भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है 71वां संविधान संशोधन 1992 में नमक, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। ठीक है कोंकणी का। और उसका 4 नई भाषा का 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली चारों भाषा को जोड़ दिया गया। और टोटल भाषा की संख्या कितना हो गया है? 22 को। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हो चुकी है। अगला क्वेश्चन बताना है कि मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 2003 में जोड़ा गया था। ठीक है और 92वां संविधान संशोधन था। बताइए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने का व्यवस्था है? यह अनुच्छेद 350 के क में है। अनुच्छेद 350 के क में हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या होगा? संस्कृत। उत्तराखंड ये जो देवों की भूमि कहा जाता है और संस्कृत भाषा वहीं का है और कहीं भी संस्कृत भाषा नहीं है। जो कि हम लोग का भाषा शुरुआत में क्या है? संस्कृत भाषा ही था। प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत ही भाषा है और पहला भाषा इसी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है सभी को, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ये कहाँ है? ये तिरुपति आंध्र प्रदेश। तिरुपति आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। चलते हैं देखिए 6 गो राजभाषा शास्त्रीय भाषा को दर्जा दिया गया था और हम शास्त्रीय भाषा बोलेंगे, आपको बताना किस वर्ष उसको दिया गया था दर्जा। बताना तमिल जो पहला बार इसको दिया गया 2004 में। 2004 में देखिए तमिल जो है इसको 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। सबसे पहला शास्त्रीय भाषा कौन था? तमिल ही था। इसको 2004 में जोड़ा गया। उसके बाद कौन सा था? संस्कृत। संस्कृत को 2005 में जोड़ा गया। सही जवाब हो जाएगा। और बताना तेलुगु और कन्नड़ दोनों को साथ जोड़ा गया 2008 में। तेलुगु और कन्नड़ कब जोड़ा गया? 2008 में जोड़ा गया। और बताना आप सभी को मलयालम है इसको कब जोड़ा गया? 2013 में दिया गया। और एक ओडिया यानी कि इसको 2014। देखिए सबसे प्राचीन जो है ना पूछा शास्त्रीय भाषा कौन है? तमिल हो जाएगा, जिसको 2004 में जोड़ा गया। उसके बाद संस्कृत है, इसको 2005 में जोड़ा गया। उसके बाद आपको तेलुगु एवं कन्नड़ है, दोनों को 2008 में जोड़ा गया। उसका मलयालम है जिसको 2013 में जोड़ा गया। उसका उड़िया यानी ओडिसी वाला हो जाएगा, जिसको 2014 में जोड़ दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताए संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 में हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है, राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति का गठन होगा। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 में हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है कि राज्य की राजभाषा एवं राजभाषाएं ये किस अनुच्छेद में? राज्य वाला बताना आपको। ये अनुच्छेद 345 में। देखिए संघ की राजभाषा 343 में था,
वहीं राज्य की राजभाषा एवं राजभाषाएं किसमें है ये 345 में, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। देखिए किसी किसी राज्य में क्या होता है, एक से अधिक राजभाषा होता है, इसलिए उसको राजभाषाएं कहा जाता है। जैसे बिहार का 2 राजभाषा हिंदी एवं उर्दू हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है, एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा का चर्चा किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 346 में, अनुच्छेद 346 में। अब आप बड़का अनुच्छेद पढ़ना पड़ेगा, छोटका छोटका नहीं पूछता है, यही सब पूछ देगा पर मन में नहीं करेगा। इसलिए बड़का अनुच्छेद याद कीजिए, वो 17, 18, 19 सबको याद रहता है, सबको रटा गया है जबान पे, जिसको अब नहीं याद है वो पूछता है उठा के। अगला क्वेश्चन बताना है, किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 347 में, ठीक है, अनुच्छेद 347 में। बताना कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा की चर्चा किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 348 में हो जाएगा। बताना आप सभी को, शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा किस अनुच्छेद में? ये 350 में हो जाएगा। बताइएगा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधा किस अनुच्छेद में है? ये 350 के क या फिर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष पदाधिकारी ये किस अनुच्छेद में है? 350 का बी में हो जाएगा। बताइएगा, हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश ये किस में है? अनुच्छेद 351 में। हिंदी भाषा के लिए विकास के निर्देश किस में है? 351 में हो जाएगा। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति की अध्यक्षता जो है ना किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? पंडित गोविंद वल्लभ पंत का अध्यक्षता में गठन किया गया था। बताइएगा, भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? ये संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होगा तब हो सकता है। संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? 1967, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया, ठीक है। बताइए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक दूसरी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बांग्ला हो जाएगा। और पहला कौन सा हो जाएगा? पहला हिंदी, दूसरा बांग्ला हो जाएगा, ठीक है, दूसरा बांग्ला हो जाएगा। तो दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनना था राजभाषा से सभी को करवा दिया गया। अब चलते हैं ज्योग्राफी नहीं मोड़ा हुआ है, ठीक है। तो आ चुके हैं आपसे के बीच में ये होगा। मतलब अगला क्वेश्चन है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से कि अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है? बीटी कल्चर, ठीक है, बीटी कल्चर हो जाएगा। मछली पालन क्या हो जाएगा? पीसी कल्चर, ठीक है। बताना अगला क्वेश्चन, रेशम उत्पादन की क्रिया सेरीकल्चर, सही जवाब बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन क्या कहलाता है? ये हॉर्टिकल्चर, विभिन्न अलग अलग प्रकार का फसल क्या कहलाता है? ये हॉर्टिकल्चर कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जवाब देना है। बताना है आप सभी को, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जैतून की कृषि ये किस में आता है? किस कल्चर में? ये ओलिविक कल्चर, ठीक है, ओलिविक कल्चर में आता है। बताना आप सभी को, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? ये एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर में आता है, सही जवाब है। बताइएगा, फूलों की कृषि क्या कहलाता है? फ्लोरिक कल्चर, फूलों की कृषि फ्लोरिक कल्चर हो जाएगा। और बताना आप सभी को कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? सिल्वी कल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया में आदि मानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदि कृषि ये क्या कहलाती है? बेजिक कल्चर कहलाती है, बेजी है। अगला बताना है कि जमीन पर फैलने वाली सब्जियां की व्यापारिक कृषि ये क्या कहलाता है? ये ओलेरी कल्चर कहलाता है। बताना आप सभी को कि व्यापारिक उद्देश्य समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया ये क्या कहलाती है? मेरी कल्चर कहलाता है। बताना अगला क्वेश्चन है कि व्यापारिक स्तर पर उत्पन्न उन्नत प्रजातियों के घोड़ों व खच्चरों का पालन ये क्या कहलाता है? ये हॉर्सी, देखिए हॉर्स मतलब घोड़ा, इसलिए हॉर्सी कल्चर हो जाएगा। बताना आपसे को, रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? रेशम कीट हेतु, फिर सुनिएगा, रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि क्या कहलाता है? मोरी कल्चर, ठीक है, मोरी कल्चर कहलाता है। मेरी बात है समुद्री जीव वाला। बताइए, पौधे को वायु में उगाना क्या कहलाता है? एरोपोनिक्स। और बता फल विज्ञान क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। और पौधे को पानी में उगाना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन बताना है कि मुख्य भोजन के रूप में मक्का का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मध्य अफ्रीका में। और बताइएगा, भारत का मुख्य भोज पदार्थ क्या होगा? चावल हो जाएगा, चावल मुख्य भोज पदार्थ हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि
कि हेरोइन जो है ना किस कृषि उत्पादन से निर्मित होता है? ये अफीम के पोस्ता से निकला। हीरोइन कहाँ मिलता है? अफीम की पोस्ता से। वो बोला हीरोइन मत समझिएगा, जब फिल्म आती है, समझ रहे हैं ना, ये खाने वाला हीरोइन होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गेहूं तथा चावल दोनों फसलों की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? चीन हो जाएगा। वहीं गेहूं का दूसरा उत्पादक देश कौन सा है? भारत हो जाएगा। बताइए भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। और प्रति हेक्टेयर में पंजाब करता है। सही जवाब पंजाब करता है। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को कि विश्व में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन कौन करता है? ब्राजील। ठीक है, गन्ना का उत्पादन ब्राजील करता है। वहीं पे भारत में गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश। गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश। और चीनी मिल सर्वाधिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। और चीनी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। जहाँ गन्ना अधिक होगा वहीं चीनी अधिक बनेगा। ठीक है, लेकिन चीनी मिल सबसे अधिक महाराष्ट्र में हो जाएगा। और बिहार में भी बहुत सारे चीनी मिल है, जो कि हमारे हसनपुर में भी पड़ता है। हसनपुर बंद है, हसनपुर चल रहा है। आइए कभी घुमाते हैं। कभी आए कहाँ हैं आप? अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन कौन सा है? रूस एवं फ्रांस। ठीक है, रूस एवं फ्रांस। बताइएगा विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कौन सा देश करता है? चाइना करता है। चीन करता है। कपास का उत्पादन सर्वाधिक करता है। बताइए अरंडी का उत्पादक देश प्रथम स्थान भारत का स्थान। अरंडी का उत्पादन भारत का प्रथम स्थान हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? बताइएगा हीन पाया जाता है। और कॉफी में कैफीन। और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, निकोटीन पाया जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताना है, चाय का सर्वाधिक निर्यात कौन सा देश करता है? केन्या करता है। ठीक है, केन्या करता है। और तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन होगा? चीन होगा। और उपभोक्ता देश वो भी चीन है। उत्पादक और उपभोक्ता दोनों देश कौन सा है? चीन है। और बताइएगा आपसे, भारत में जो है ना तंबाकू का खेती तंबाकू कौन लाया था? ये पुर्तगाली लाया, पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था। ठीक है, और जहांगीर के समय में आया था। ठीक है, जहांगीर उस समय शासन काल था, मुगल शासक जहांगीर था उस समय, और लाया था ये पुर्तगाली लाया था। और ये अमेरिका, मध्य अमेरिका से लेके आया था। बताना आप सभी को कि विश्व में मूंगफली के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान। ठीक है, दूसरा स्थान है। बताइए सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील देश, लेकिन अमेरिका बन चुका है, पुराना है। सोयाबीन का नया डाटा के हिसाब से अमेरिका बन चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं। और जब पूछेंगे इंडिया में तो क्या होगा? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश को क्या कौन सा प्रदेश कहते हैं? सोया प्रदेश। आप ये मत समझिएगा वहाँ लोग सब सोता है इसलिए सोया प्रदेश। वहाँ पे सोयाबीन का उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सोया प्रदेश कहते हैं। समझ रहे बात को ना आप लोग? एकदम सो जाइएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को कि सबसे बड़ा चीनी का निर्यातक देश कौन है? चीनी का, ये ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत। केला भारत में सबसे, और हाजीपुर का केला बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन बताना है, रोबस्टा जो है किसका एक किस्म है? रोबस्टा ये कॉफी का किस्म है। रोबस्टा एक कॉफी का क्या किस्म हो जाएगा? अरेबिका और रोबस्टा दोनों कॉफी का किस्म है। ठीक है, बताइए विश्व का सबसे गर्म और हल्का शहतूत किस देश में पैदा होता है? चीन में होता है। चीन में पैदा होता है। सही जवाब हो जाएगा। तो ज्योग्राफी का जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है सभी करवा देगा। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी लास्ट पोजीशन चल रहा है ना। बताना आप सभी को, विश्व बैंक एंड WB का स्थापना किस वर्ष किया गया? 1944 में। 45 में क्या? 45 में 45 में होगा। ठीक है, 45 होगा। और पता है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। बताएगा IMF का स्थापना किस वर्ष हुआ? इसका भी स्थापना 1945 में हुआ। और इसका भी मुख्यालय कहाँ होगा? वाशिंगटन डीसी। और जुड़वा इन्हीं क्या कहा? जुड़वा बहन कहा जाता है। IMF और WB दोनों क्या कहा? जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि दोनों का स्थापना 1945 में हुआ। और दोनों का मुख्यालय भी कहाँ? एक ही जगह है, वाशिंगटन डीसी में ही हो जाएगा। सही जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताना WTO इसका स्थापना किस वर्ष किया गया? 1995। और इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? जेनेवा में पड़ता है। ठीक है, जेनेवा में पड़ता है। बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड इसका स्थापना कब किया गया? 64 में। 64 में किया गया, 1964 में। और इसका मुख्यालय जेनेवा में पड़ता है। बताइए ADB यानी एशियाई विकास बैंक इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? मनीला फिलीपींस। स्थापना किस वर्ष हुआ इसका? ADB का 1966 में इसका स्थापना हुआ। आसियान का स्थापना किस वर्ष हुआ? 1967 में हुआ। मुख्यालय कहाँ पड़ता है? जकार्ता। जकार्ता मुख्यालय। बताइएगा नाफ्टा NAFTA इसका स्थापना किस वर्ष? नाफ्टा का स्थापना 94 में हुआ, 1994 में। और वाशिंगटन DC, ओटावा, मेक्सिको सिटी, इन सब जगह इसका मुख्यालय है।
बताइए एपेक, एपेक का स्थापना किस वर्ष हुआ? ठीक है 1989 में हुआ। और एपेक का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? सिंगापुर। ठीक है सिंगापुर पड़ता है। भारत को सर्वाधिक एफडीआई कहाँ से मिलता है? सिंगापुर से ही प्राप्त होता है। ठीक है सिंगापुर। बताइए ईयू यूरोपीय संघ, इसका स्थापना कब हुआ? 1958 हुआ। 1958 और इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? ब्रुसेल्स बेल्जियम। बताइएगा मर्कोसुर, इसका स्थापना, मर्कोसुर का स्थापना किस वर्ष हुआ? 1995 में हुआ और इसका मुख्यालय मोंटेविडियो हो जाएगा। ठीक है। ओपेक का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1960 में हुआ। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया वियना। ठीक है वियना ऑस्ट्रिया हो जाएगा। बताइए एससीओ, एससीओ का स्थापना किस वर्ष हुआ? 2001 में। एससीओ का स्थापना 1996 है। यहाँ पे एक दिया है, इसमें दिया हुआ है, एसपीडी में दिया, लेकिन 1996 हुआ है। देख लीजिएगा एससीओ का स्थापना 1996 है या 2001 है, क्योंकि यहाँ पे 2001 दिया गया। बताना है एससीओ जो है चाइना वाला का स्थापना, ठीक है 2001 में हुआ है, चाइनीज वाला है ये एससीओ चाइनीज वाला। देखिए संघाई सहयोग संगठन है, सुनिएगा फिर से, संघाई सहयोग संगठन, इसका स्थापना 2001 में ही हुआ, सही जवाब है। और इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? बीजिंग चीन में पड़ता है। दक्षिण यानी सार्क, सार्क का स्थापना 1985, इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? काठमांडू में पड़ता है, सही जवाब काठमांडू में पड़ता है। बताइएगा ओईसीडी यानी आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, इसका स्थापना कब हुआ? 1948 में हुआ और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में पड़ता है। बताइए एफएओ का स्थापना किस वर्ष हुआ? 1945 और मुख्यालय रोम। एफएओ का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? रोम इटली में पड़ता है। बताइएगा एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना 2015 में हुआ और मुख्यालय संघाई चीन में हो जाएगा। बताइए एसीयू यानी कि एशियाई क्लियरिंग यूनियन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बताना आप देखो, मुख्यालय पूछे इसका तेहरान में मुख्यालय, उसका स्थापना 1975 में हुआ था। बताइए यूएनओ का स्थापना किस वर्ष हुआ? 1945 में हुआ और मुख्यालय कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में पड़ता है। G7 का स्थापना किस वर्ष हुआ? 1975 में हुआ। और बताना G7 का 2025 में बैठक कहाँ हुआ है? कनाडा में हुआ है। और 2024 में बैठक कहाँ हुआ है? इटली पुगलिया में हुआ। ठीक है इटली के पुगलिया में। पता G15 जो है इसका स्थापना किस वर्ष हुआ? ये 1989 में हुआ और G20 का स्थापना ये 1999 में। तो दोस्तों कॉस्मोस का भी जो प्रश्न बनना सभी को अच्छे तरीके से करवा दिए हैं। अब चलते हैं लुसेंट एसपीडी के माध्यम से आपको करंट अफेयर दिया जाता है शुरू से और लास्ट दोनों तरफ से। तो फटाफट आप सभी के बीच में लेकर आ रहे हैं। बताना आप सभी को परिवर्ती नाम दिया गया, बताना पुराना नाम बोलेंगे या नए का नाम आप लोग को बताना। बताइएगा जलालाबाद का नया नाम क्या होगा? परशुरामपुरी। ठीक है परशुरामपुरी हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन बताएगा कि इस्लामपुर का महाराष्ट्र में जो है इसका नाम नया क्या कर दिया? ये ईश्वरपुर कर दिया गया। पता ना अगला क्वेश्चन है कि कार्नेक ब्रिज, इसका नया नाम क्या कर दिया गया? सिंदूर ब्रिज कर दिया, सिंदूर ब्रिज कर दिया गया। अगला क्वेश्चन था मेक्सिको की खाड़ी का नया नाम क्या कर दिया? अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया। बताइए गया जो बिहार में पड़ता है इसका नया नाम गया जी कर दिया गया, गया जी कर दिया। बताएगा अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नया नाम अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया। अरलम क्योंकि केरल जो है तितली के लिए फेमस है, इसलिए अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में, इसका नया नाम राजा भूभूत सिंह अभ्यारण्य कर दिया गया। बताइए अगला कुछ जोमेटो का नया नाम क्या हो गया? इटर्नल कर दिया गया, इटर्नल कर लिया। बताइए राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नया नाम सीधा राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि करीमगंज जिला, इसका नया नाम का क्या कर दिया गया? जो कि असम में पड़ता है श्री भूमि कर दिया गया, श्री भूमि कर दिया गया। बताइए काकसर ब्रिज है, काकसर ब्रिज, इसका नया नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु, सही जवाब है। बताएगा कि फोर्ट विलियम का नया नाम क्या कर दिया गया? कोलकाता में विजय दुर्ग कर दिया गया। और पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम। देखिए दोनों सेम मिलता है, दोनों का नाम सेम से मिलता है। देखिए फोर्ट विलियम है, इसका नया नाम विजय दुर्ग कर दिया गया। और एक पोर्ट ब्लेयर है, इसका नया नाम श्री विजयपुरम कर दिया। ठीक है श्री विजयपुरम हो गया, सही जवाब है। बताइएगा राष्ट्रपति भवन जो दरबार हॉल था, इसका नया नाम गणतंत्र मंडप कर दिया गया। और एक राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल, इसका नया नाम इसका अशोक मंडप कर दिया गया। ठीक है अशोक मंडप कर दिया गया। बताइए जोशी मठ तहसील, इसका नया नाम क्या कर दिया? ज्योतिर्मठ कर दिया गया, ज्योतिर्मठ कर दिया गया, सही जवाब। बताइए अहमदनगर का नया नाम क्या कर दिया? ये अहल्यानगर कर दिया गया। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया। बताइए पुराना संसद भवन का नया नाम क्या कर दिया? संविधान सदन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन बताना खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम अस्मिता महिला लीग कर दिया। बताइए व्हीलर द्वीप है, इसका नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। बताइए रॉस द्वीप का नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और हेवलॉक या नील द्वीप, इसका नया नाम देखिए हेवलॉक का स्वराज द्वीप और नील का शहीद द्वीप कर दिया गया। तो चलते हैं वॉल लाइनर की ओर। बताइएगा अगला क्वेश्चन है
कि किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर से चुना है पुरस्कार से? पूर्णिमा देवी बर्मन को। ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि अमेरिकी जांच एजेंसी FBI का निदेशक कौन है? काश पटेल। ठीक है, FBI के निदेशक कौन बन गए? काश पटेल हो गए। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? ये अपना भारत बन चुका है। भारत बन चुका है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में किया गया। पुणे महाराष्ट्र में किया गया। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? ठीक है, एलिस वाल्टन। एलिस वाल्टन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया? ये शक्तिकांत दास, जो कि ये गवर्नर भी रह चुके हैं। किसका? RBI का गवर्नर रह चुके हैं। बताइए। अगला क्वेश्चन है कि सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाला दूसरा खिलाड़ी कौन बन गया है? रोहित शर्मा बन चुका है। रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। गिद्ध सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? ये पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी के द्वारा जीत लिया गया। सही जवाब है। बताना है आप सभी को, किस राज्य में पहला जो है ना ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? राजस्थान में किया गया। राजस्थान में किया गया। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ये इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में बहुत ज्वालामुखी फटता है। बताइए, 2027 तक, फिर सुनिएगा, 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने % की दर से बढ़ने का अनुमान है? 6.3% का अनुमान से बढ़ रहा है। बताइए। अगला क्वेश्चन, भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? ये श्रीलंका को करेगा। ठीक है, श्रीलंका को करने वाला है। बताइए। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में विश्व में सबसे ज्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहला स्थान रखा है? भारत पहला स्थान पे है। बताना। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वां किस्त कहां से जारी किए हैं? ये बिहार भागलपुर में है। बिहार के भागलपुर से किए थे। बताइए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ ठीक है, 24 फरवरी अच्छा डेट है। बताना है। अगला क्वेश्चन है कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड कौन? विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली के पास हो जाएगा। बताना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में झुमोइर बिंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया? असम में। झुमोइर बिंदिनी कार्यक्रम ये असम में किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गुहाब सुरक्षा योजना शुरू किया है? गुहाब, हरियाणा। गवा, फिर सुनिएगा, किस राज्य सरकार ने गवा सुरक्षा योजना शुरू किया है? ये हरियाणा के द्वारा। गवा सुरक्षा योजना हरियाणा के द्वारा ही शुरू किया। पता है किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? ये बांग्लादेश द्वारा सैन्य शहादत दिवस। पता है बांग्लादेश जो है नया बांग्लादेश आजादी दिवस कब घोषित किया? बांग्लादेश दिवस मतलब बांग्लादेश दिवस कब घोषित किया गया? ये 8 अगस्त को ही 8 अगस्त को ही घोषित किया है। नया नहीं घोषित, बांग्लादेश दिवस ही हुआ उसके बाद। मोहम्मद यूनुस वहाँ का या अंतरिम सरकार का मोहम्मद यूनुस के पास है। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को, किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज मान्यता दी है? ये असम के द्वारा दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है, बताइएगा, 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? ये पश्चिम बंगाल में किया। पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। बताना है, कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है? ये इंदौर बन चुका। ठीक है, इंदौर बन चुका। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की गई है? ये कर्नाटक में किया गया। ठीक है, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन बताना है, सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ शुरू किया गया? आयोजन हुआ है इसका? गुजरात में। जल थल रक्षा अभियान ये गुजरात में आयोजन किया गया था। बताना है, किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR जारी किया है? ये जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा अनुष्ठान के अवशेष मिला है? ये केरल में मिला। ठीक है, केरल में मिला है। अगला क्वेश्चन बताना, 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रह बनेगा? ये संग्रहालय ये महाराष्ट्र में बनने वाला। महाराष्ट्र। बताना, सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तुहिन कांता पांडे। और आज का आखिरी सवाल बताना आप सभी को, चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये केरल में पड़ता है। केरल में इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है। तो दोस्तों, कल के लिए आप सभी के बीच एक होमवर्क के माध्यम से क्वेश्चन दिया जा रहा है। इसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से कीजिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा ग्रेनाइट का भंडार किस राज्य में है? क्वेश्चन फिर सुनिएगा, भारत में सबसे ज्यादा ग्रेनाइट का भंडार किस राज्य में है? इसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से कीजिएगा।
क्लास कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट कीजिए और एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए। जाते जाते एक बार लाइक करके जाइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।